हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 10 को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एंड ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन। इस आर्टिकल में हम इज़राइल पैलेस्टीनियन जो कन्फ्लिक्ट है इसको बेसिक से समझेंगे। ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस की बात की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेंटल हेल्थ एंड द फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर। मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, जो इनफॉर्मल वर्कर हैं उनके, और क्या क्या सॉल्यूशन जो है हम दे सकते हैं उनकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। वो सारी चीज़ों की बातचीत इस आर्टिकल के थ्रू की जाएगी। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा आर्टिकल एनालिसिस कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द एंड ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पे नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आया भी तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में। वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें एक डायमेंशन हो सकता है इज़राइल वर्सेस अरब कंट्रीज़ के बारे में। इसलिए हमें इज़राइल पैलेस्टीन कंट्री की हिस्ट्री पता होना चाहिए। सिर्फ इसी एक पॉइंट के लिए हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पूरी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। पूरा जो कन्फ्लिक्ट है उसको डिटेल में समझेंगे। प्री की बात की जाए तो प्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2024 के लिए प्रीलिम्स में ये रिपीटेटिव थीम है, कई बार पूछा जा चुका है। पिछले 6-7 सालों में ही 2-3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है IR में। दूसरा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड, आपको प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट को आज कवर किया जाएगा और 2024 में जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज मैंने लिख लिए हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसलिए डिटेल्स में, इसलिए इसको अच्छे से सुनने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन की। टू स्टेट सॉल्यूशन किसके लिए बात कर रहा है? इज़राइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए जो सॉल्यूशन दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, इवन पैलेस्टीन भी अब इसे मानने लगा है, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन। दो अलग अलग स्टेट बन के इज़राइल और पैलेस्टीन को एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ नेबर। लेकिन ये सॉल्यूशन मटेरियलाइज नहीं हो रहा है और अब ये जो हमास ने अटैक किया है उसके बाद ये सॉल्यूशन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसी के बारे में ये आर्टिकल में बात की गई है कि इट्स अ एंड ऑफ द रोड फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट की। ये बेसिकली हम लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हिस्ट्री समझेंगे कन्फ्लिक्ट की तो हमें पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जूइश पीपल की। तो जूइश जो कम्युनिटी है वो लोग सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी हैं पूरी दुनिया में, उनकी पूरी हिस्ट्री में। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जनरली हमेशा माइनॉरिटीज़ में रहे हैं और उनका जो रिलीजियस बिलीफ है, फॉरेन कल्चर है, उसके कारण उन्हें हमेशा परसिक्यूशन और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना झेलना पड़ा है। अब बात करेंगे कन्फ्लिक्ट की। इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी के लास्ट में हुई थी। 1987 में जियोनिस्ट मूवमेंट लॉन्च किया गया था परसिक्यूटेड जो जूस थे उनके द्वारा। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग अपना खुद का एक स्टेट बनाएंगे जो उनका एंसेस्ट्रल होमलैंड इज़राइल कहलाएगा। ये जो स्टेट है ये बेसिकली पैलेस्टीन में बनाया जाएगा। ये वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, उसमें ये डिसाइड किया गया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो पैलेस्टीन होगा वही जूइश लोगों का होमलैंड होगा। इसके बाद से जितने भी परसिक्यूटेड जूइश हुआ थे वो लोग कहाँ जाने लगे? पैलेस्टीन में जाके लैंड खरीदने लगे और सेटल होने लगे। ये जो इन्फ्लो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था हिस्ट्री में वो था वर्ल्ड वॉर 1।
उसमें क्या हुआ था, जो टर्किश एम्पायर था, ओटोमन टर्किश एम्पायर, ये लूजिंग साइड में था, तो इसका डिवीज़न हुआ और पहले से ही एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। कौन सा एग्रीमेंट? साइकिस पाइकॉट एग्रीमेंट, जिसमें ये इन लोगों ने सीक्रेटली साइन करके डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिश जो है किसको कंट्रोल करेगा? पैलेस्टीन स्टेट को कंट्रोल करेगा। जब ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिसमें पैलेस्टीन स्टेट भी था, उसे कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। ये कब हुआ था? 1916 में। ये पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना प्री के पर्सपेक्टिव से। 1917 की बात करें तो जो नेक्स्ट इवेंट था वो था बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने ये जो है एग्री कर लिया था कि जो जूइश होमलैंड है उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। 1920 से 40 के बीच में बात करें तो जूइश का जो इन्फ्लो था पैलेस्टीन में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू की बात करें 1939 से 1945 के बीच में, तो वायलेंस था वो जूस के अगेंस्ट में वो अपने पीक पर पहुंच चुका था अंडर नाजी, है ना। हिटलर के समय में हमें जानते हैं यहूदियों के साथ क्या हुआ था, जूइश लोगों के साथ क्या हुआ था। उन्हें होलोकास्ट का फेस करना पड़ा था। गैस चैम्बर में लगातार जो है लोगों को डाल डाल कर जिंदा जलाया जा रहा था हिटलर के ऑर्डर पर, ये सबको पता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था। उसके कारण जो जूइश थे वो कहाँ आ रहे थे? उनका इन्फ्लो पैलेस्टीन में होते जा रहा था। अब पैलेस्टीन एज अ स्टेट 1947 में ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो इन्हें इंडिपेंडेंस दे देंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस जब हो रहा था तो इज़राइल का इशू आया कि इज़राइल का क्या किया जाए, इसे बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो ब्रिटिश ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन में चले गए 1947 में। वहाँ वोटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका 2 अलग अलग स्टेट बनाए जाएंगे। पैलेस्टीन को ब्रेक कर कर इज़राइल बनाया जाएगा और पैलेस्टीन बनाया जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा तरीके से अपोज किसने किया? अरब वर्ल्ड ने। 1948 की बात करें, ब्रिटिशर्स चले गए बिना कोई सॉल्यूशन किए और इज़राइल के जो रिलीजियस कम्युनिटी है उन्होंने अपने आप को एक स्टेट घोषित कर दिया। पैलेस्टीन और जितना भी अरब कंट्री थी उन्होंने इसका अपोज किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट में वॉर कर दी। किसके अगेंस्ट में? इज़राइल के अगेंस्ट में। जो पहली वॉर हुई उसमें कौन कौन था? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक। ये चारों कंट्रीज़ ने क्या किया? फर्स्ट वॉर किया। तो जो पहली वॉर थी उसका नाम था इजरायली अरब फर्स्ट वॉर। सेकेंड वॉर कब हुई? 1956 में। जो थर्ड वॉर थी उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। इसका क्या नाम था? 6 डे वॉर ऑफ 1967। इसमें कौन कौन लड़ा था? इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन। इज़राइल ने फर्स्ट वॉर तो जीत ली थी। जो थर्ड वॉर थी उसमें बहुत डिसिसिव विक्ट्री थी उनकी और उन्होंने टेरिटोरियल गेन्स जो है अचीव किया था इस वॉर में। उन्होंने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया था, सीरिया से गोलन हाइट कैप्चर कर लिया था और जॉर्डन से वेस्ट बैंक कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट जो है 1973 में योम किप्पुर वॉर हुई थी, ठीक है। इसके बारे में हमने कल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। योम किप्पुर वॉर हुई थी जो कि किस किस के बीच में लड़ी गई थी? इजिप्ट प्लस सीरिया अगेंस्ट इज़राइल। इसे 4th अरब इज़राइली वॉर भी कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ था? नेगोशिएशंस हुए थे और 1978 में कैम्प डेविड अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें इजिप्ट प्लस इज़राइल दोनों के बीच में ये अकॉर्ड साइन किया गया था। इज़राइल ने सिनाई जो पेनिनसुला था वो वापस इजिप्ट को लौटा दिया और इजिप्ट ने 1979 में पहली अरब कंट्री थी जिसने इज़राइल को क्या किया था? मान्यता दी थी, रिकॉग्नाइज किया था। 1987 की बात करते हैं, तब हमास जो है इस्टेब्लिश हुआ था जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। वो लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन चाहता था थ्रू जिहाद। तो वायलेंस के थ्रू हमास जो है क्या करना चाहता था? लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। अभी रिसेंट की बात करें तो जो गाज़ा स्ट्रिप है वो किसके कंट्रोल में है? हमास मिलिटेंट ग्रुप के ही कंट्रोल में है, जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? पैलेस्टीनियन की है। उसके बाद क्या हुआ? इज़राइल ने बहुत सारा जो पैलेस्टीन के अंदर का एरिया था उसे
एंक्रोच करना शुरू कर दिया। जो वेस्ट बैंक एरिया था उसमें एंटर करने लगे, वहाँ पर जूस का सेटलमेंट होने लगा धीरे धीरे, और एरिया धीरे धीरे पैलेस्टीन लोगों को बाहर करने लगे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में अपराइजिंग शुरू हुई अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेंसी। इसे इंतिफादा भी कहा जाता है। फर्स्ट जो अपराइजिंग थी वो 1987 में हुई। उसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था, ओस्लो पीस अकॉर्ड हुआ था 1993 में। ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। किसने ब्रोकर किया था ये, यूएस और रशिया ने। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओस्लो पीस अकॉर्ड में क्या हुआ था, इसमें बेसिकली जो गोल था वो था फाइनल स्टेटस एग्रीमेंट। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो बनाया जाएगा, गाज़ा और वेस्ट बैंक उनको पैलेस्टीनियन स्टेट में दिया जाएगा। उसके एक्सचेंज में वो किसी भी तरीके से अपराइजिंग या राइट्स नहीं करेंगे, इजराइल पर अटैक नहीं करेंगे। हालांकि ये जो पीस एग्रीमेंट है वो साइन तो हुआ था, लेकिन अभी तक के मटेरियलाइज नहीं हुआ है। जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, पूरी की पूरी हिस्ट्री थी। अभी की बात करें इज़राइल की टुडे जो बाउंड्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा इज़राइल है। ये वाला पोर्शन गाज़ा स्ट्रिप है जिस पे हमास का क्या है, कंट्रोल, जो कि मिलिटेंट ग्रुप है। गोलन हाइट जो कि सीरिया का था लेकिन अभी किसके अंडर में है, अपना इज़राइल के ही अंडर में है। ठीक है, और वेस्ट बैंक में ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कौन, इजराइलीस। ठीक, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एरिया किस से जो है मेडिटेरियन सी से टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब आपको पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे कुछ की टर्म्स हैं उनकी, जो आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है 24 में, है ना। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2020 प्रीलिम्स में। गाज़ा स्ट्रिप के बारे में आपको पूछा जा सकता है, इसका बॉर्डर किस किस से लग रही है ये पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसे डिटेल में पढ़िए। गोलन हाइट्स के बारे में आपको 2015 में पूछा गया है, ये कौन से एरिया में है, इस तरीके से पूछा गया था, मिडिल ईस्ट एशिया में ये न्यूज़ में था उस वक्त, और यही पूछा गया था गोलन हाइट्स। कैम्प डेविड अकॉर्ड रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड विथ विच कन्फ्लिक्ट। ओस्लो अकॉर्ड भी इसी तरीके से पूछा जाएगा, है ना। फाइनल स्टेटस एग्रीमेंट इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। 6 डे वॉर ऑफ 1967, योम किपुर वॉर, उसके बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन, साइकस पिकोट एग्रीमेंट। ये टर्म्स अगर आपको दिखेंगे तो आंसर क्या होगा, इज़राइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको प्री में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है ना, तो ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपना जो आर्टिकल है उसकी। आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो लॉन्ग डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गया है हमास के अटैक के बाद से। अब बात करते हैं उसमें शुरुआत क्या की है आर्टिकल में, कि जो ओनली लॉन्ग टर्म वायबल सॉल्यूशन था वो यही था कि 2 कंट्रीज़ को बनाया जाए 2 अलग अलग तरह के लोगों के लिए, है ना। रिलीजन के बेसिस पे 2 अलग अलग कंट्रीज़ को बनाया जाए, किसके, जूइश के लिए इज़राइल, और अरब मुस्लिम्स लोगों के लिए पैलेस्टीन। ठीक है, ये जो है इसका एकमात्र लॉन्ग टर्म वायबल सॉल्यूशन है। और ये जो है 1947 में बात करें तो इज़राइल ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो पैलेस्टीन था उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया। इवन जो पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड है उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा क्या किया, अपोज। उसके बाद वॉर हुई जो हमने अभी बातचीत की। अगर हम रीसेंट डिकेड्स की बात करें तो ये जो सिचुएशन है ये रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, क्या हो गया है, ये सिचुएशन रिवर्स हो गई है। जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो क्या चाहती है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन
हो जाए। इवन अरब वर्ल्ड भी अब यही चाहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पे बात बन जाए, है ना। रिसेंटली जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, इसमें अरब कंट्रीज़ और इज़राइल के बीच में डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड आ चुके हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए। इतने साल से इनके कोई रिलेशन ही नहीं थे इज़राइल से, अभी अभी ये रिलेशन क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। लेकिन इज़राइल का क्या है, अब जो पोजीशन है वो बदल चुकी है। वो नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए पैलेस्टीन को। उन्हें लग रहा है कि जो उनके सिटीज़न हैं उनके लिए अब पैलेस्टीन का आना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। और उनका जो प्रिडिक्शन है वो भी सही था। जैसे कि हमास का रीसेंट टेररिस्ट अटैक था इज़राइल पे, उसमें 700 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट इसमें जो बात की गई है वो क्या की गई है कि जो इज़राइल के लोग हैं वही स्टेक होल्डर हैं और वही डिसाइड कर सकते हैं कि जो पीस है वो मेंटेन किया जा सकता है या नहीं, ये जो कन्फ्लिक्ट है इसे रिजॉल्व किया जा सकता है या नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है? सबसे पहले तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किसकी तरफ टिल्टेड है, इज़राइल की तरफ। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है वही पीस कर सकता है। छोटा स्टेट तो सिर्फ गुंडाई कर सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है वही क्या कर सकता है, पीस मेंटेन कर सकता है। और इज़राइल क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। इज़राइल में क्या है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं, मतलब लोग ही वहाँ के क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि पीस होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ रीसेंट ईयर में पैलेस्टीनियन लोगों और इज़राइल लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट आ चुका है। ठीक है, उसके कारण जो इज़राइल के लोग हैं उन्हें ये लगता है कि पैलेस्टीनियन एंटिटी अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, पैलेस्टीनियन कंट्री अगर इंडिपेंडेंट बन जाती है, उनकी आर्मी आ जाती है, तो उनके सिटीज़न सेफ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का हालांकि ये भी कहना है कि जो रीसेंट अटैक हुए हैं हमास के, उससे क्या हो सकता है, जो इज़राइली हैं वो क्या करेंगे, नेगोशिएशन टेबल में आ जाएंगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है कि क्या हो जाए, फाइनली मटेरियलाइज हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है वो अपोजिट हो सकता है। और जो इज़राइली लोग हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो हमास एक छोटा सा मिलिटेंट ग्रुप इतना जो है वायलेंस कर रहा है, अगर हम पैलेस्टीनियन स्टेट को खुद की आर्मी और सिक्योरिटी दे दें तो वो कितना ज़्यादा एम्पावर हो जाएगा और इज़राइल पे मोर इफ़ेक्टिवली अटैक कर सकता है। यही डर है कि इज़राइल और जो पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, और यही डर के कारण इज़राइल के लोग का जो रिसेंटली रिव्यू है वो बदल चुका है। ठीक है, तो यही व्यू है। और इसी में अगर हम बात करें कि इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है अगर वो क्रेडिबल सिग्नल दे इजरायली पीपल को कि उनकी फ्रीडम किसी भी तरीके से इजरायली लोगों के अगेंस्ट यूज़ नहीं की जाएगी, तभी ये जो है बेसिकली क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अब मैं लोगों की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है, और पहले जो फार राइट पार्टी थी जो बिल्कुल अगेंस्ट में थी, किसके, पैलेस्टीनियन स्टेट के, उनके इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में थी, वो आज क्या है, वो आज पावर में है, और इसलिए पीस होने की संभावनाएं और कम हो चुकी है। और उन्हें कौन लेके आया है पावर में, लोग लेके आए हैं। इसलिए लोगों का जो डिस्ट्रस्ट है दोनों के, जो इजरायली लोगों के अंदर जो ट्रस्ट की कमी हुई है, वही रीज़न है ये जो पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट है उसके रिजॉल्व ना होने का ही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ये मिसट्रस्ट जो डिस्ट्रस्ट है वो किसी किसी तरीके से कम हो तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है। यही बेसिकली क्या है, हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल है। होपफुली आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट इसमें प्री वाले जितने हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है मेंटल हेल्थ एंड द फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS1 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके मेंस के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनफॉर्मल वर्कर या डेली वेज अर्नर्स इतना ज़्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली वुमेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि वुमेंस इतना सुसाइड कमिट क्यों कर रही है, GS1 2023 में।
उसी तरह का क्वेश्चन इनफॉर्मल वर्कर के ऊपर भी आ सकता है। इस आर्टिकल में हम इनफॉर्मल वर्कर की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे। तो बेसिकली अक्टूबर 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस बार इसकी थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ये दोनों चीज़ आपके लिए स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन जो भी एसएससी वगैरह के पेपर हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो आईएलओ का रीसेंट एक स्टडी की गई है, उसमें जो डेटा है वो बताया गया है कि 15% वर्किंग एज पॉपुलेशन जो अडल्ट हैं वो ग्लोबली मेंटल डिसऑर्डर में जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। वर्किंग एनवायरनमेंट की बात मतलब जो आपका वर्क कल्चर है, वर्क एथिक है, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर डाल सकती है। अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो वो पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी हमारी मेंटल हेल्थ को। लेकिन अगर हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, टॉक्सिक है और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना है, बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी उसमें इस वर्किंग एनवायरनमेंट का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, जिसके कारण आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो ख़राब हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी और इसके बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मेनली जो काम करने वाले लोग हैं 90% वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं आज के समय में। इस आर्टिकल में ये बात की गई है। ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का अगर आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको रीज़न भी समझ में आ जाएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब आपको कोई सोशल इंश्योरेंस नहीं होगा। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब डेली एज वर्नर्स की, डेली वे वेज अर्नर्स की बात की जा रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, इनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी। उसके साथ साथ इनके जो वर्किंग आवर होंगे वो 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम कराएंगे और अनसर्टेनिटी बहुत होती है जॉब में। अगर आज इनको जॉब मिल गई है तो ज़रूरी नहीं है इन्हें कल भी जॉब मिलेगी। तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। अब आज तो खा लिए, कमा लिए, लेकिन कल क्या करेंगे? रात में जब सोएंगे तो ये सारी चीज़ें सोचेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, जिसके कारण जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है इसमें, मेंटल हेल्थ में, और मेंटल हेल्थ इशू होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ साथ नॉर्मली भी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी आते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप डायबिटीज़ हो सकती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे इश्यूज़ भी सामने आ सकते हैं। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट और मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशन होगी उसके कारण मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है यंग लोगों के बारे में। जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है और उसमें जो जॉब करने वाले लोग हैं वो यंग पीपल हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यंग लोग वो है मेंटल हेल्थ इशू ड्यू टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हम और आप जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो हम लोगों को नॉर्मल जॉब, लो पेइंग जॉब नहीं चल पाएगी, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेहतर जॉब के लिए। लेकिन कई बार होता है कि हमें एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं और उसके कारण बहुत तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, एंजाइटी इश्यूज़ आते हैं, स्ट्रेस में आप रहने लगते हैं। ये सारी चीज़ें यंग लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने के कारण भी
जो सोसाइटी एक्सपेक्टेशन है वो वाला जो प्रेशर है, सोशल प्रेशर, वो भी बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एज ए सोसाइटी जो है कलेक्टिवली फेलियर मानती है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, खासकर इतना पढ़ने के बाद भी। अगर बच्चे लो पेइंग जॉब करने लगते हैं तो वहाँ पर भी वर्किंग एनवायरनमेंट ख़राब होता है, और टॉक्सिक एनवायरनमेंट के कारण उनकी जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पर भी ख़राब होती है, और ये मेंटल हेल्थ इशू यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन को फेस करना पड़ रहा है। कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चे लोग कमिट कर लेते हैं सुसाइड, ऐसी ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं, क्योंकि ये मोमेंटरली चीज़ होती है। आप लोग कई बार बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और उस सिचुएशन में कोई और सॉल्यूशन नहीं दिखता है बच्चों को, तो वो इस तरीके की ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। साथ में मेंटल हेल्थ जो है स्टिग्मा की तरह देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में। लोगों को पागल कहा जाता है अगर उन्हें डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो अगर उन्हें कोई इशू है तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उन्हें रिटार्डेड कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि उनके ऊपर भूत आ गया है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ इशू लगातार बने हुए हैं अपने देश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स की, जो अभी जॉब कर रहे हैं। अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है, 90% पॉपुलेशन जॉब कर रही है। वो कल को 20 साल बाद क्या हो जाएंगे? सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे। अब जो लोग आज विदाउट सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन काम कर रहे हैं, 20 साल बाद जब इंश्योरेंस नहीं होगा तो उनकी इनकम इनसिक्योरिटी फिर बढ़ जाएगी, उन्हें इनकम नहीं मिलेगी। अगर 2011 के सेंसस के डेटा की बात करें तो 33 मिलियन ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो किन के ऊपर थी? बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, सोशल प्रोटेक्शन नहीं था। उसके कारण हेल्थ वनरेबिलिटीज़, मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटीज़ और कई तरीके की फ़िज़िकल और इमोशनल वनरेबिलिटीज़ और बढ़ जाएगी, जो आज लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, अगर इन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है तो। फोर्थ हमारा पॉइंट है, इनफॉर्मल सेक्टर में जो महिलाएं हैं वो 95% काम कर रही हैं, और ये पुरुष की अपेक्षा और ज़्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और ये एक रीज़न था, आपका जो 2023 का क्वेश्चन था उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते थे। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो सारी चीज़ें खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में वो लोग काम कर रहे हैं जहाँ वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब है, और 95% पॉपुलेशन महिलाओं की इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। एक सॉल्यूशन दिया है किसमें? इस आर्टिकल में क्या कहा है कि यूनिवर्सलाइज करने की ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी को, और जो सोशल सिक्योरिटी कोड बनाए गए हैं उसमें ये चीज़ें डालने की ज़रूरत है। सारे लोगों को सोशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है सरकार को। ठीक, उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा को प्रॉपरली क्या करने की ज़रूरत है? इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जॉब की चिंता ना रहे, और बेहतर जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो एजुकेटेड लोग हैं इनके लिए इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि लेबर फोर्स को अगर एब्जॉर्व करना है तो उन्हें जॉब क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम ये ज़रूरी है ताकि जॉब ज़्यादा क्रिएट हो सके। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ताकि जो मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं उनको लोग एटलीस्ट जो दिखा सकते हैं वो दिखाएं। जो लोग नहीं दिखा सकते उनके लिए इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ फैसिलिटी ये प्रोवाइड करना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाना चाहिए। ये आप सॉल्यूशन या फिर आप ये चीज़ें सजेशन में लिख सकते हैं। और जो आर्टिकल में दिया हुआ है लास्ट पॉइंट पे, वो दिया हुआ है कि सरकार जो है डिजिटल बेस्ड प्रोग्राम पे बहुत फोकस कर रही है। बाकी अगर करना है सरकार को तो उन्हें कम्युनिटी बेस्ड केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो मेंटल हेल्थ के इशू हैं उसे डील किया जा सके। पीपल टच बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।